दोस्तों, मैं सुनील उपाध्याय अरुणाज गुरुकुल से फिर से आप लोगों का बहुत ही वेलकम करता हूं अपने प्यारे से चैनल अरुणाज गुरुकुल में। तो सबसे पहले आज हम लोग देखिए जो चैप्टर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके इंटरनल क्वेश्चंस उसको मार्क करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ और देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर का हम लोग टोटल ही आज मार्क करेंगे और जल्दी से ही मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर में आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट पेज आप देख पा रहे होगे इससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 जुलाई 1739 को पेरिस शहर में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने जो है बेसाइल के फोर्ट को उखाड़ कर फेंक दिया। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं रीजन कि ऐसा क्या हो गया था। तो देखो बच्चों, ये आप मार्क करोगे सबसे पहले कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस स्टेट वाज अलार्म्ड। एक बार मार्क में कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको जो है लिखना है इस बात में। और देखो क्या यहाँ पे मार्क किया गया है, ऐसा हुआ क्या था। ठीक है, क्या हुआ था ऐसा कि लोग जो है इतने गुस्से में, ये जो डिस्ट्रक्शंस है ना यहाँ तक, ये इस जगह तक आपको मार्क करना है। देखिए क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस शहर था वो बिल्कुल ही अलार्म था, यानी कि लोग जो है गुस्साए हुए थे। लोगों ने अपना ट्रूप बनाया हुआ था और 7000 मैन और वुमेन इंक्लूडेड जो है वो शहर की तरफ बढ़ चले थे। ऐसा रूमर्स फैला हुआ था कि जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, वो लोगों पे हमला करवाने जा रही है सिटीजन्स पे। इसलिए पीपल ने अपना मिलिट्रिया बनाया था। पीपल मिलिट्रिया लोगों का ग्रुप था और वो जो है शहर की तरफ बढ़ा और जाते हुए रास्ता में उन्हें बेसाइल का जो है वो फोर्ट नज़र आ गया। तो वो बेसाइल के फोर्ट पे हमला करते हैं और देखते ही देखते बेसाइल के फोर्ट का नामो निशान मिटा देते हैं और उसके अंदर जो प्रिजनर्स था, जो कैदी था, उनको छुड़वा दिया जाता है। 7 कैदी था, हालांकि उस समय ज़्यादा कैदी तो था नहीं, और उसके साथ जो कमांडर था उसको मार दिया जाता है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। अब देखो इस पेज में उसके बाद कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप देखोगे तो कंट्री साइड भी ड्रामा चल रहा था, लेकिन उससे कोई रोल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या सिचुएशन था फ्रांस का लेट 18th सेंचुरी में। तो देखिए यार, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो और लुई 16 जो मुझे बड़ा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा इंसान था। ये जो है अपना लाइफ में ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं किया था। वैसे ये बर्बन फैमिली से है और बर्बन फैमिली से ये लुई 16 जो है वो 1774 में किंग बनते हैं। और किंग बनने के बाद बताओ, अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे पहले अगर लंदन का नौकरी लगता है तो वो क्या करता है कि बाबूजी बिहार करा दो, शादी करने का ठानता है। उसी तरह से लुई 16 जैसे ही किंग बनता है वो 20 ईयर के उम्र में, देखो ये बात यहाँ पे जो है लुई 16 कब किंग बने हैं और उन्होंने किंग बनने के बाद क्या किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप मार्क कर लीजिएगा। लुई 16 जो है बर्बन डायनेस्टी का, वो 1774 में किंग बनते हैं और जस्ट 20 साल के ही उम्र में वो मारिया एंटोनी जो प्रिंसेस है कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन देखो बेटा, अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको ट्रीजरी मिला था, इम्प्टी, है ना, ट्रीजरी उनको मिला था इम्प्टी। उस समय इम्प्टी ट्रीजरी देख पा रहे होगे आप, इम्प्टी ट्रीजरी यानी कि खाली खजाना मिला था। ये किंग तो बन गए लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं है। अब बताइए, अगर किंग बन गए पैसे ही नहीं है तो बिना पैसा का क्या करेंगे ये, है ना। और फाइनेंशियल सिचुएशन देख लो आपकी, बहुत ही बुरा था। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बहुत ही बुरा था। कहाँ का? फ्रांस का। क्योंकि फ्रांस जो है आप जानते हो लुई 16 के दादा वगैरह ही जो है बहुत दिन से लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व थे। यूएस वगैरह से इनका लड़ाई हुआ था, तो इनके पास जो है पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा पहुंची हुई थी। ठीक है, हाँ ये देखिए 13th ये वाला कि क्यों कंगाल था। तो अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, है ना। ब्रिटेन से इनका दुश्मनी था, ब्रिटेन से इनका दुश्मनी था। किसका? फ्रांस का। और ब्रिटेन से अगर दुश्मनी था, इनके दादाजी लुई 16 के दादाजी जो है वो ब्रिटेन से लड़ाई लड़े थे और उसी का ये बाप का, दादा का, सबका बदला लेने के लिए लुई 16वां जो है वो क्या करते हैं कि अमेरिका का हेल्प कर देते हैं। ब्रिटेन मतलब हाँ, अमेरिका का हेल्प करते हैं। ब्रिटेन का जो 13th कॉलोनी लगा हुआ था, 13th अमेरिकन कॉलोनी जो लगा हुआ था उसको उड़ाने के लिए, मतलब ब्रिटेन का कब्जा कह लो आप कि अमेरिका से हटाने के लिए, यानी कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस कराने के लिए मदद कर देते हैं। देखिए यार, एक तो खुद ही फ्रांस बहुत बेकार है और ये चला दूसरों को मदद करने अमेरिका को। अमेरिका तो आज़ाद हो गया इनके मदद से, लेकिन बदले में इन्हें मिला क्या? कुछ नहीं। क्या मिला है देखिए, वार एडिड मोर देन बिलियन लीवर्स ऑफ डेब्ट। पहले ही कर्ज में था और इनका इस
हरकत की वजह से और ज़्यादा डेप्ट में चला गया, है ना। और ज़्यादा डेप्ट में चला गया तो बताइए फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं वो इनसे नाराज़ होंगे या नहीं होंगे, बताइए। बिल्कुल ही नाराज़ होंगे। तो फ्रांस जो है लेंडर्स हो गया, स्टेट क्रेडिट ना बिगेन चार्ज 10%। हाँ, और देखिए इन्हें जो है बगल से रेंट लेना हुआ था, और रेंट लेना हुआ था तो वो 10% का इंटरेस्ट लगा दिए थे लोन्स पे, है ना। तो झूठ मूठ का जो है अमेरिका का मदद करने के लिए ये जो है फ्रांस को और ज़्यादा डेप्ट में धकेल दिए, और ये जो है फ्रांस के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ही ठीक नहीं था। अब देखो उसके बाद भी इनका एक गलत इंसिडेंट था कि ये जो है पेरिस से बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी पे, अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि पेरिस से जो है बिल्कुल ही 20 किलोमीटर के दूरी पे ये जो है वो जा कर के रहते थे। और पेरिस से 40 किलोमीटर दूर, पेरिस से 40 किलोमीटर दूर वर्साइलिस था, और 40 किलोमीटर दूर ये अगर वहाँ से रहें तो इनको जो है जहाँ पे रहेंगे वहाँ आर्मी वगैरह का व्यवस्था करवाना होगा। अरे यार किंग है तो झूठ मूठ का, पेरिस में तो सिक्योरिटी देना ही हुआ, बाकी लोग मिनिस्टर वहाँ रहते थे, और ये चले गए मारिया एंटोनी के साथ वर्साइलिस का पैलेस, तो वहाँ अलग से ही इनको जो है और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट और बढ़ गया। फ्रांस खुद ही डेप्ट में है और राजा जो है वो अपना ही सियापा किए हुए है, तो इससे लोग जो हैं और भी नाराज़ हुए, है ना। अब देखो अगर आप देखते हो तो ये देखिए फ्रांस का अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इस तरह से वहाँ के पॉपुलेशन डिवाइडेड थे। और फर्स्ट स्टेट में किसे रखा गया, कलरगी को। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, कलरगी किसे बोला जाता है, चर्च के जो पुजारी वगैरह फादर होते हैं, और नोबिलिटी जमींदार या तो फिर राजा के रिश्ते नातेदार होते थे। और थर्ड स्टेट में आप देखो सारे ही लोगों को रखा गया, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर हो गए, पीजेंट विजेंट या तो स्मॉल लेबर वगैरह जो है सारा ही इसी में है। तो थर्ड स्टेट जो है धीरे धीरे आप देखोगे बहुत ही पावरफुल होता है, और पावरफुल होकर के वो जो है मिडिल क्लास बनेगा, आगे आप देखिएगा, है ना। तो चलो इधर तो वैसे कोई बात नहीं है। एक ये याद रखो, द चर्च को जो हमें पे करना होता था टैक्सेस, है ना, पीजेंट जो टैक्स पे करते थे चर्च को, उसको टिथिस बोला जाता था। और जबकि जो डायरेक्ट टैक्स था गवर्नमेंट का वो था टाइल, जो डायरेक्ट टैक्स था वो टाइल था, और जो चर्च को पे करना होता था टैक्सेस वो क्या था, टीथिस था। दो टाइप का टैक्स था, ये आप याद रखिए। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। देखो अगर देखते ही देखते आप देखोगे तो सिचुएशन देखिए, किसी ने फिगर में बहुत खूब दिखाया है कि नोबेल वाले जो पर्सन हैं ऐसे बैठे हुए हैं, और देखिए जो पीजेंट्स वगैरह हैं वो टैक्सेस दे करके बेचारे परेशान हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर आप देखते हो तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव यानी कि ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। देखो यार अगर आप देखते हो 1715 में तो 25 मिलियन का पॉपुलेशन, 23 मिलियन पॉपुलेशन। अगर आप 1915 में देखते हो, ये बातें मार्क करके रखिएगा कि अगर आप देखते हो तो 23 मिलियन 1915 में जो था वो 28 मिलियन हो गया 1989 में, है ना। 1715 में जो 23 मिलियन था, देख पा रहे होगे, 1715 में जो 23 मिलियन था वो 28 मिलियन पहुंच गया 1789 में। और इतना ज़्यादा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया था, और फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया था तो वहाँ पे लोगों को बहुत ही बढ़ता हुआ प्राइस का सामना करना पड़ रहा था। प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और इनकम लोगों का बढ़ नहीं पा रहा था, और फूड ग्रेन्स को उतना फुलफ़िल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसको हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखो इकोनॉमिक्स आप पढ़े होगे, सरप्लस और सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस क्या होता है, जब डिमांड को फुलफ़िल ना किया जाए, और सरप्लस क्या होता है कि जब डिमांड फुलफ़िल होकर कुछ चीज़ें बच जाए जिसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो अगर सरप्लस होता है तो रेट घटता है, और अगर सब्सिस्टेंस होगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। और वैसे भी जो है अगर आप देखोगे तो फ्रांस जो है पहले से ही डेब्ट में है, दिक्कत का सामना करना हो रहा था। अब देखिए क्या होता है, हाउ टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने की वजह से क्यों हुआ था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, देखिए रीजन दिया गया बेड हार्वेस्ट, और ये आपको फुलफ़िल करना है तो आप फुलफ़िल करोगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इवर्जेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। देखिए प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इस तरह के प्रिविलेजेज हो गए, मतलब क्या फ़ायदा दिया जाता है किसी ग्रुप को, है ना। तो देखो मिडिल क्लास जो बना इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रोल था कि अगर आप देखोगे तो दो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है उसको प्रिविलेजेस दिया जाता था, और जबकि थर्ड स्टेट जो है उन्हें बहुत तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता था। तो जब थर्ड क्लास वाले पढ़े लिखे समझदार हो गए, उनके पास पैसे आने लगे, तो उन्होंने मिडिल क्लास बना लिया, है ना।
देखिए ये बातें देखो कि पीजेंट्स हो गए या तो जो वर्कर हो गए वो रिवॉल्यूशन में शामिल होते हैं इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्केयरसिटी की वजह से, ठीक है। और वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का इकोनॉमिकल चेंज को लाएं, लेकिन उनकी वजह से ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। पर आप देखिए ये बातें देखिए कि 18th सेंचुरी जब स्टार्ट होता है तो नई सोशल ग्रुप जो है वहाँ जन्म लेता है। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में न्यू सोशल ग्रुप वहाँ पे जमा लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिडिल क्लास। और देखिए ये मिडिल क्लास वहाँ बना कैसे था, है ना, ये मिडिल क्लास वहाँ बना कैसे था, कौन कौन लोग इस मिडिल क्लास में शामिल थे। तो अगर आप देखोगे तो जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं वो अब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लिए थे ओवरसीज़ वगैरह, मतलब इधर उधर गुड्स को भेज करके सी रूट से जो है प्रोडक्शन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ओवरसीज़ में भेजा जा रहा था, फॉरेन में। और क्या क्या यहाँ पे चल रहा था, देखो वूलन चल रहा था, सिल्क टेक्सटाइल्स वगैरह चल रहा था, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा था, तो जिससे बहुत सारे थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो पैसे कमाए थे। और जब लोग पैसा कमाते हैं तो राजनीति में आ ही जाते हैं और वो पार्टी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो लोग पैसा कमा गए थर्ड स्टेट से वो जो है मिडिल क्लास बना लिए। और उसके बाद देखो कुछ समझदार लोग जो कलरगी और नोबेलिटी थे, जो मिडिल क्लास के इंपॉर्टेंस को समझते थे, वो भी जो है लौट कर इसमें आए थे और मिडिल क्लास आके बनाए थे। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास धीरे धीरे जो है वहाँ पे मजबूत होता जा रहा था, ठीक है। अब देखो मिडिल क्लास बना और उसके साथ कुछ फिलोसफर्स है ना, जैसे कि देखिए एक है जीन जैकस रूसो और जॉन लॉकी, है ना, ये बात आप मार्क करके रखोगे। फिलोसफर्स सच एज जीन जैकस रूको और जॉन लॉकी और जीन जैकस रूसो, इन्होंने क्या किया था, देखिए 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यानी कि गवर्नमेंट के दोगला नीति आप कह सकते हो एक तरीके से, यानी कि किसी को सपोर्ट, किसी को टैक्स लगाए, किसी से टैक्स का प्रीफ्रेंस दे, इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए थे। और ये फिलोसफर थे। इस तरह की बातें अगर लोगों में करेंगे तो इसके वजह से जो है लोग को धीरे धीरे सरकार से नाराज़गी होगी, है ना। और देखिए जॉन लॉकी जो है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि एब्सोल्यूट राइट जो है किस तरह से मोनार्की में एब्सोल्यूट राइट जो है, यहाँ पे देखो मोनार्क में किस तरह से एब्सोल्यूट राइट का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है ना। अब देखिए ये रूसो जो है वो क्या करते हैं, आगे गवर्नमेंट के बारे में बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव द स्पिरिट ऑफ लॉज, हाँ अच्छा। देखिए जीन जैकस रूसो जो है वो लोगों में डिक्टेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से ख़राब है। उन्होंने गवर्नमेंट की 4, 5, 10, 20 खराबी गिना दिया और बताया कि किस तरह से मोनार्की जो है फालतू है, और मोनार्की का उन्होंने बुराई किया था जम के। अब देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉज जो मॉन्टेस्क्यू, ये बुक आप याद रखोगे कि किसने लिखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू लिखे थे। और वो क्या किए थे, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव, हाँ उन्होंने भी क्या किया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में गवर्नमेंट को बांटना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ बनाया जाए जो गवर्नमेंट को चलाए, ना कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान चलाए, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट का आइडिया है वो यूएसए से लिया गया था, क्योंकि यूएसए को फ्रांस वाले ही आज़ाद कराए थे। और इस तरह के वहाँ पे उन्होंने ब्रिटेन का 13 कॉलोनीज को उखाड़ फेंका था फ्रांस की ही मदद से। और ब्रिटेन को जब हटाया तो यूएस ने जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस तरह के मॉन्टेस्क्यू बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही यहाँ पे जो है वो बनाया जाए। तो ये आप मार्क करके रखिए, ठीक है। अब देखो द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स वाज डिस्कस इन सेवरल सैलून्स। और आप देखो उस समय तो यार उतना पढ़े लिखे इंसान होते नहीं थे, है ना, और इतना पढ़े लिखे इंसान नहीं होते थे, तो बैलाड्स वगैरह यानी कि बोल के सुनाए, पढ़ के सुनाए, इस तरह का व्यवस्था किया गया था। और सैलून में देखो, कॉफ़ी हाउस में, जहाँ पर भी देखोगे आप इन फिलोसफर्स का जो है जिक्र हो रहा था कि हाँ कौन है ये, क्या कहते हैं। तो इनकी बात जो है वहाँ देखते देखते अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही फैल गया, ठीक है, बिल्कुल ही इनकी बात जो है वहाँ पे फैल गया। आइडिया ऑफ दिस डिस्कस इन सैलून्स हो गया, कॉफ़ी हाउस, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक, न्यूज़पेपर, जैसे भी हो सके इनका बात को जो है वहाँ पे फैलाया गया और इनका बात को फैलाया गया। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। देखो अचानक से इसका इमीडिएट कॉज अगर आप देखते हो तो इमीडिएट कॉज क्या रहा, देखिए लुई 16 जो है टैक्सेस बढ़ा देते हैं। लुई 16 हैड इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजन दे हैव टू प्रीवियस सैंक्शन। हाँ देखो क्यों टैक्सेस बढ़ा दिया गया, क्योंकि आप देखो क्रॉप फेलियर हुआ था, फ्रांस जो है टैक्स मतलब लोन में है, तो लोन का टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जो है टैक्सेस बढ़ा दिया गया। और जब टैक्सेस बढ़ा दिया गया तो टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोग जो हैं वो टैक्स पे करने के हालत में भी नहीं थे। और जो
थर्ड स्टेट है वो बोल रहा है कि मैं क्यों टैक्स पे कर पाऊँ अकेला, है ना। ये बात कि टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। और दूसरी बात देखिए, ही हैड टू कॉल मीटिंग, ये जो है स्टेट जनरल के मीटिंग को रखे थे, रेदर ही हैड टू, अच्छा मतलब ये जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, और टैक्सेस बढ़ाएं और ख़ुद से ही बढ़ा दिए। इन्हें स्टेट जनरल का मीटिंग बुला के जो है सबसे प्रपोजल ले लेना था। स्टेट जनरल के बारे में आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों का एक वोट शेयर का वैल्यू होता था, और उसमें डिसाइड होता था, और उस डिसीजन के ही अकॉर्डिंग फ्रांस में कुछ काम किया जाता था। हालांकि किंग का जो है वो फाइनल डिसीजन होता था, लेकिन इस बार किंग जो है स्टेट जनरल का मीटिंग नहीं बुलाए हैं, और वो खुद से जो है टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर प्रपोजल वो खुद से ले आए तो इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी था। अब देखो स्टेट जनरल के बारे में आप जानो कि स्टेट जनरल बहुत ही पुराना बॉडी है, जो फ्रांस में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। ये पॉलिटिकल बॉडी है ना, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग, और ये जो मीटिंग कब बुलाना है वो मोनार्क के हाथ में, यानी कि राजा के हाथ में होता था, ठीक है। लास्ट टाइम में ये 1614 में हुआ था। अब देख रहे हो लगभग 200 साल पार हो चुके हैं, और अब ये मीटिंग जो है 5 मई 1789 को, डेट आप याद रखोगे, जो भी डेट आपको मार्क करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये बातें अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ पे देखो 5 मई 1789 को लुई 16 जो है ये स्टेट जनरल के मीटिंग के प्रपोजल को रखते हैं और हॉल जो वर्साइलिस में ही था वहाँ पे जो है सबके डेलीगेट्स पहुँचते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर थे, और थर्ड स्टेट बोला कि देखो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट किंग का चोंचला दोनों करता था, क्योंकि दोनों को प्रिविलेज दे रखा था। तो थर्ड स्टेट वाला बोला हम 600 मेंबर लेकर के आएंगे, वो लोग 300 दोनों किंग के चोंचले हैं, तो हम भी अपना 600 मेंबर लाएंगे, तब इक्वलिटी होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट का बात वहाँ पे चलता नहीं था। अब ये 600 मेंबर लेकर के आए, और वो बैठे नहीं, जा कर के पीछे सब खड़े रहे, है ना। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड इज मोर प्रिपरस एंड एजुकेटेड मेंबर, और सारा पढ़ा लिखा इंसान को अपना वो भेजा था। पीजेंट आर्टिजन वुमेन वर डिनाइड एंट्री, और वो जो पीजेंट वगैरह था उनको तो खैर घुसने ही नहीं दिया था। बट देयर ग्रिफलेंस एंड डिमांड्स लिस्टेड सम 40,000 लेटर विच। और देखो बहुत ही डिमांड, 40,000 डिमांड वो अपना लेकर के पहुँचे थे, जो भी उनका दुख दर्द दिक्कत था। अब क्या हुआ देखिए, वोटिंग ऑफ स्टेट जनरल। देखो वोटिंग के बारे में भी आप जानना कि सारे ही, ये भी बात आप बिल्कुल ही मार्क करके रखिएगा कि तीनों स्टेट का एक ही वोट वैल्यू होता था, है ना। तीनों स्टेट का अपना एक ही वोट वैल्यू होता था, तो एक वोट वैल्यू होता था, तो थर्ड स्टेट का बात वहाँ पे चलता नहीं था, ठीक है। ये देखो क्या लिखा गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। दिस वाज वन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड फिलोसफर्स। अच्छा, जीन जॉकस रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे उसमें ये भी बात उन्होंने किया था कि इस तरह का सिस्टम क्यों है, जब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को एक एक वोट वैल्यू का ये मिला है, और थर्ड स्टेट जो है उनको जितना उन दोनों का मेंबर होता है इतना इनके भी पास होना चाहिए। खैर जो भी हो यार, देखो क्या होता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट विल देमसेल्व्स स्पोकन इन हॉल फ्रेंच नेशन ऑन 20 जून दे असेंबल्ड द हॉल इंडोर टेनिस स्टेडियम। देखो वहाँ पे उनका डिमांड जो 40,000 ये डिमांड यहाँ पे रखे, वो डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, और वो सभा को छोड़ करके बाहर निकल गए थे। और ये बात आप मार्क करोगे कि ऑन 20 जून दे असेंबल्ड द हॉल इंडोर टेनिस स्टेडियम वर्साइलिस में वो पहुँचते हैं, और उन्होंने बोला कि हम लोग जो है नेशनल असेंबली बनाएंगे, हम लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और क्या किया कि किंग का पावर को जो है लिमिट कर दिए, है ना। किंग के पावर को जो है वो कम कर दिए, ठीक है। और ये लीड किया जा रहा था किसके द्वारा? मीराबाऊ और अबेसियस, है ना। मीराबाऊ और अबेसियस जो है इसको लीड कर रहे थे। वैसे देखिए मीराबाऊ जो है नोबेल फैमिली के हैं, लेकिन अब वो आ चुके हैं कहाँ पे? अब वो आ चुके हैं मिडिल क्लास में। मीराबाऊ जो है वो नोबेल फैमिली का है, लेकिन अब वो आ चुका है किस में? मिडिल क्लास में आ चुका है, ठीक है। और वो फुटबॉल प्रिविलेजेज जो है, जो भी फ़ायदा मिलता है उसका वो अपोज कर रहे, बोल रहे नहीं, जन्म से मुझे जो भी अधिकार मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कर्म से ही अपने अधिकार को पाऊँगा, ठीक है। मीराबाऊ जो है नोबेल फैमिली से, और अबेसियस जो है वो कलरगी थे, है ना। तो ये दोनों जो है दो नाम आपको दिखाया गया। इस तरह के कई लोग आए थे यार, जो समझदार लोग थे, जो इम्पोर्टेंट समझते थे मिडिल क्लास का, वो अपना दल बदल के इसमें आने लगा था, है ना। अब देखो इंडोर टेनिस स्टेडियम, ये देख रहे हो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से लोग जो हैं जमा होते हैं और ओथ लेते हैं, कस्में खाते हैं, और ये बोलते हैं कि अब हम लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो अबेसियस ओरिजिनली प्रीस्ट, कौन है? प्रीस्ट है, बोले ना कलरगी था ये, और कलरगी था, लेकिन अब ये आके जो है वो जमा हो गए हैं मिडिल क्लास वालों के साथ।
अब देखो, वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन वर्साइलेस ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीड द टर्माउल ए सर्व विंटर हैड मीन बैड हार्वेस्ट। अब देखिए, जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उस समय भगवान और भी ज़्यादा इनका सपोर्ट करना चाहते थे या क्या करना चाहते थे पता नहीं। फ्रांस जो है अभी बेड हार्वेस्टिंग से गुजर रहा है। पूरा जो गांव देहात वाले इलाके थे वहाँ पे हेल स्टॉर्म की वजह से ख़राब हो गया था फसलें, और फसलें ख़राब हुआ था, तो इसके वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फ्रांस में चल रहा था। दाम वाम प्राइस का बढ़ रहा था, और इधर किंग जो है टैक्स बढ़ा रखे थे। अब देखो ये बात है कि ऑन 14 जुलाई, ये आप मार्क करोगे कि ऑन 14 जुलाई एगिटेड क्राउड स्ट्रॉम्ड डिस्ट्रॉयड वर्साइलेस। हाँ, ये 14 जुलाई 1789 को है ना, 14 जुलाई 1789 को। ये फर्स्ट पेज में जो था वो है ना, कि इतना ज़्यादा दिक्कत के बाद 14 जुलाई 1789 को जाकर के ये वर्साइल के फोर्ट को उड़ा दिए। फर्स्ट चैप्टर में आप देखे थे है ना। अब देखो, अगर आप आगे देखोगे, इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ मैनर हैड बैंड्स बिगस टू देयर डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, है ना। क्रॉप ख़राब हुआ था, और क्रॉप ख़राब हुआ था तो जो क्रॉप थोड़ा मोड़ा बचा भी था उसको ऐसा अफवाह फैल गया था कि क्रॉप्स को जो है किंग बर्बाद करना चाह रहे हैं। ऐसा हालांकि कुछ था नहीं, पता नहीं, ये रूमर से फैला हुआ था। ठीक है, अब देखो आगे अगर आप देखते हो इधर तो कोई बातें मार्क करने लायक है नहीं। फेस्ट द पावर ऑफ रिवॉल्यूटिंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली अवार्डेड रिकॉग्निशन नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट। हाँ, और बाद में नेशनल असेंबली वाले जो जाके उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, आप एक्सेप्ट करते कि नहीं, तो लुई 16 उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। लुई 16 ज़्यादा ड्रामा वो अपने लाइफ में किए ही नहीं थे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, देखो इसका कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर देखोगे तो ऐसा था। देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 17। ये देखो डेट थोड़ा याद रखना कि 1791 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल हुआ था, और जिससे पावर में ले आया गया है ना। ये मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया। देखिए किस तरह से, कोई भी गवर्नमेंट में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये 3 होता है। तो देखो जो भी था, जैसे मान लो आप एक्टिव सिटीजन, ये थोड़ा इसमें गलती था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। देखो अगर आप देखते हो तो पैसिव सिटीजन्स में रख दिया था 3 मिलियन मैन को। वुमेंस जितना भी थी, चिल्ड्रेन जो भी थे, वो तो सारे ही जो हैं वो बिलो 25 के यूथ जो हैं, देख रहे हो, वुमेन सारा, चिल्ड्रेन सारा, और जो 25 साल से कम के लोग हैं सारा ही पैसिव सिटीजन्स था, है ना। अब देखिए एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वो 4 ही मिलियन लोग हैं जिनको वोट कास्ट करने का अधिकार है, और वो वोट कास्ट करके इलेक्टर चुनते थे 50,000, और 50,000 में से 745 मेंबर्स जो है वो नेशनल असेंबली के होते थे। और नेशनल असेंबली में जो है वो मिनिस्टर जो बनते थे नेशनल असेंबली वाले के कंट्रोल में होता था, और किंग के पास वीटो पावर था, लेकिन कंट्रोल करता था कौन, नेशनल असेंबली। ये देखो नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करता था किसको, किंग को, है ना। देख पा रहे हो कि ये नेशनल असेंबली है, और नेशनल असेंबली जो है किंग को कंट्रोल करता है। और अगर आप इधर देखोगे तो एक्टिव सिटीजन ही जज को चुनता था, और जज के अंदर सारा जुडिशरी होता था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे 1791 में जो है वो पावर में आता है, और पावर में आता है तो आप देखोगे तो किंग के पावर को कम कर दिया गया, और जो भी बातें मैं बोला हूँ वही सब यहाँ पे जिक्र किया गया है ना। तो चलिए इसको यहाँ ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, और नीचे रेड कलर का बटन है, दबा के सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं इसके 02 यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। चलो यार, छोड़ते हैं ये बकैती।